बर्फ। टेंशन मत लो यार, जिस ग्लेशियर से टाइटैनिक टकराया था ना, वो ग्लेशियर ही डाल दूंगा मयूर जग में। पता नहीं है क्यों पढ़वा रहा हूँ मैं से वर्ल्ड हिस्ट्री में। अरे रिमोट कहाँ रख दिया मैंने, रिमोट नहीं मिल रहा। ये रहा। करें आगे बढ़े। गाइस बहमनी साम्राज्य जो था ना, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर जो था वो नीचे की तरफ आता, इसके जस्ट ऊपर बहमनी साम्राज्य था। मैंने फोटो में आपको दिखाया था, ठीक है ना। और अगर थोड़ा बहुत फोटो बनाना, मान के चलो ये साउथ इंडिया का सीन चल रहा है, मान के चलो सपोज करो, बातें नहीं प्लीज भाई, ये मान के चलो विजयनगर एम्पायर, तो उसके ऊपर जो है वो क्या आपका टोटल। अब बहमनी साम्राज्य की सिंपल सी कहानी बताऊं आपको। बहमनी साम्राज्य भी का भी बॉर्डर बहुत लंबा है, उनको कभी नीचे से भी अटैक आ रहा है, साइड से भी, ऊपर से भी, मालवा से भी, राजस्थान से, हर जगह से अटैक आ रहा है। तो उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने ना इस बहमनी साम्राज्य के 5-4-5 हिस्से कर दिए। ये भी पढ़ लिया था शायद, आई थिंक, ठीक है। 5-4-5 हिस्से है ना, बीदर वगैरह ये सब हिस्सों में बांट दिया था। और उन सभी हिस्सों को ना, जैसे मान के चलो इस घर पे अटैक होना चारों तरफ से, तो मैंने कहा भाई आप ये वाला कॉर्नर संभालो, आपके पास इतनी फोर्स है, आप ये वाला कॉर्नर संभालो, आपके पास इतनी फोर्स, समझ पा रहे हो आप लोग। तो उसको सुरक्षा करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि 4-5 हिस्सों में बांट दिया, और सबको अपनी छोटी छोटी सैन्य टुकड़ी दे दी, मतलब आर्मी की छोटी छोटी उन्होंने उनको स्लॉट्स दे दिए। लेकिन बाद में वही जो हिस्से जो बांटे थे कि वो बहमनी की रक्षा करेंगे, बाद में वो सेपरेट होने का उनको रिस्क रहता है फिर उस केस में, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो ध्यान सुना क्या कर रहा है, बहमनी साम्राज्य की जो स्टैब्लिशमेंट है वो कौन कर रहा है, मोहम्मद बिन एमबीटी, वही एमबीटी, हाँ वही साउथ में आया था ना, ठीक है ना, वही जो सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा था, वही जिसको रक्त पिपासी। अच्छा, अरे मतलब इसी के अंडर में इसने की थी ना, अलाउद्दीन हसन बहमन ने, है ना, मतलब ये इसी के अंडर था, दिल्ली से एम्पायर के अंडर ही था बहमनी साम्राज्य पहले, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है आपका, इसका मूल नाम था हसन गंगू। ये जो अलाउद्दीन बहमन शाह था, इसका ओरिजिनल नाम क्या था, ठीक है ना। और जफर खान 2 नाम थे, है ना। उसने राज्य में, अलाउद्दीन हसन ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। जब ये यहाँ पे आया तो उसने कहा कि हिंदुओं के प्रति लिबरल है हम लोग, और उसने राज्य में जजिया की वसूली पर क्या लगा दिया। और यार इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, जजिया के बारे में। सबसे पहले किसने, तो वही लगाएगा सबसे पहले ये कासिम मोहम्मद बिन, फिर उसने 5 लोगों को छोड़ा था। ब्राह्मणों पर किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने, FST। उसका पूरी तरीके से जजिया किसने हटाया, अकबर ने। फिर दोबारा किसने लगाया, औरंगजेब ने। फिर कंप्लीट किसने हटाया, रंगीला बादशाह ने, ठीक है ना। उदार मतलब लिबरल, मतलब मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं हिंदुओं को कह रहा हूँ आप पूजा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको पूजा करने से नहीं रुक रहा हूँ। उदार का मतलब क्या होता है गाइस, लिबरल हो जाना, है ना, पोलाइट हो जाना। लिबर्टी समझते हो ना आप लोग, एक सिनेमा हॉल भी तो है लिबर्टी, है ना, सारे मंगोल भी वाले वहीं जाते हैं, है ना। वहाँ बहुत बुरा हाल रखा था अंदर का, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं है, सुनो तो सही मेरी बात क्या हुआ। अब लिबरल वर्ड आ गया तो आपके एग्जाम में लिबरल वर्ड से क्या एग्जाम आए, क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ये आगे टॉपिक नहीं है। आपको पता है हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। जब देश आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार हम अपने देश को ना अब दूसरे लोगों के लिए नहीं ओपन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कौन जाने फिर से कोई कंपनी आगे बैठ जाए। पहले आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब आ जाए मान लो वेस्ट इंडिया कंपनी या कोई और आ जाए। तो हमने अपनी इकॉनमी को बंद कर दिया और हमारी इकॉनमी होगी क्लोज इकॉनमी, मतलब ना तो बाहर से इम्पोर्ट ना बाहर को एक्सपोर्ट। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में बहुत बार आता है, ठीक है ना। लेकिन जब बाहर से इंपोर्ट नहीं आएगा तो हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं आएगी, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा, हमारे पास अपनी मुद्रा है, तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। आज के डेट में देश वही मजबूत है जिसके पास फॉरेक्स है, फॉरेक्स बोले तो फॉरेन एक्सचेंज है। तो 1991 में क्या हुआ कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थे आई थिंक HD देवगौड़ा नाम था उनका शायद, मे बी, और उन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था सरदार मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, यस नरसिम्हा राव, है ना।
देखो सुनो, क्वेश्चन क्या कितना अच्छा आया था, अभी 2 दिन पहले ही बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट में। 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। और एशिया के सबसे बेस्ट वो है, ये एशिया के सबसे बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का उनको अवार्ड मिला। वो दिवंगत हो चुके, अब तो नहीं है इस दुनिया में। और जब देश में क्लोज इकोनॉमी थी ना, जब देश के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, तो मनमोहन सिंह गए वर्ल्ड बैंक के पास, बोला कि भाई क्या करें कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाए। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी कर दो, मतलब बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो और ऐसा कुछ करो जिससे बाहर की कंपनियां आए। तो उस समय हमारी गवर्नमेंट ने 3 पॉलिसी अपनाई थी, एलपीजी की पॉलिसी। तो उसमें एक था लिबरलाइजेशन, एक था प्राइवेटाइजेशन और एक था ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। उस समय मतलब उदारीकरण तक क्या, गवर्नमेंट ने अपना उदार रूप अडॉप्ट कर लिया किसके प्रति? जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं। क्योंकि 1991 से पहले जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है उसको इतने लाइसेंस लेने होते थे कि उसको लाइसेंसी राज कहा जाता था, वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देता था। लेकिन अगर आज आपको फैक्ट्री लगानी, आप ज़्यादा झमेला नहीं है। प्रेम नगर के एक एक घर में फैक्ट्री चल रही है, प्रेम नगर साइड में जाओगे एक एक घर में फैक्ट्री चल रही है। कोई जूते की कर रहा है, कोई कपड़ों की कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई केमिकल कर रहा है, ठीक है ना। तो एक तो लिबरलाइजेशन हो गया कि गवर्नमेंट लिबरल होगी, दूसरा प्राइवेटाइजेशन। भाई ऐसा हो गया, मान के चलो कि शाम होते ही ये भाई जो है ना पहले तारों पे कुंडे डाल देता था, बिजली की चोरी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पूरे नॉर्थ वेस्ट की बिजली को ही बेच दिया प्राइवेट हाथों में, टाटा में। और टाटा ने आते ही तार को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब ये कुंडे डाल नहीं पाता तो प्राइवेट हाथों में दे दिया। तो ये था प्राइवेट, मतलब कि गवर्नमेंट की किसी यूनिट को प्राइवेट हाथों में दे देना, ठीक है ना। लेकिन प्राइवेट में प्रॉपर हमेशा के लिए नहीं, वैसे जीवन भर के लिए नहीं, गवर्नमेंट जब चाहे तब ले सकती है टाटा से। बोला कल से मत आना भाई, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन टाटा को एक काम भी दिया कि आपको बिजली चोरी भी रोकनी है, कस्टमर को बढ़िया बिजली भी देनी है और प्लस में कमा के हमें भी देना है। साल का जितना एग्रीमेंट होगा 500 करोड़, 200 करोड़, 5000 करोड़। ये आपका क्या, निजीकरण। तो निजीकरण लगभग हर क्षेत्र में हो चुका है। अभी रेलवे में भी निजीकरण हो चुका है ना। एक अगस्त क्रांति एक ट्रेन चलती है, प्राइवेट ट्रेन, सुना आप लोगों ने? नहीं, मैं आया भी हूँ, बहुत अच्छी सर्विस है उसकी। लेकिन एक बात बताओ, ट्रेन तो प्राइवेट है, लेकिन जब वो ट्रेन, अच्छा उस ट्रेन की खास बात पता है क्या, कभी आप ट्रैवल करोगे, अगर वो ट्रेन लेट होगी तो 100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से आपको मिलेंगे। 100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से। वो ट्रेन कभी लेट होती ही नहीं बाय द वे। लेकिन वो लेट होती क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो क्रॉस करती है ना, तो जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उनको रोक दिया जाता है। तो भाई जब तुम्हें प्राइवेट ट्रेन चलानी है, तुम अपनी प्राइवेट पटरी बिछाओ। तुमने हमारा टाइम क्यों खराब किया? मैं दोपहर के 1 बजे गुजरात से बैठा, मैं कल सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचूंगा। एक व्यक्ति रात के 10 बजे दिल्ली से बैठा, गुजरात से बैठा, और वो भी सुबह 10 बजे ही पहुंचेगा उसी ट्रेन से। इसका मतलब वो ट्रेन 6 घंटे का सफर कम कर रही है। समझ? तो ये प्राइवेट, तो भाई प्राइवेट ट्रेन चलाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्राइवेट अपनी पटरी बिछा के चलाओ। हमारी ट्रेन को क्यों रोका जा रहा है? याद है ना, सिग्नल नहीं मिलता, ट्रेन घंटों खड़ी रहती है ट्रैकों पे, लेकिन वो ट्रेन की अनुमति नहीं, वो चलेगी। वो ये कहानी है प्राइवेट ट्रेन की। तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हो गया आपका, लिबरलाइजेशन हो गया। और एक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि बाहर की इकोनॉमी का यहाँ पे आना, यहाँ की इकोनॉमी का कंपनीज का बाहर जाना, ये था। तो ये था आपका उदारीकरण, ठीक है ना। तो एक शब्द पूछने पे इतना टाइम खराब होता है हमारा, ठीक है। उदार की नीति अपनाई, लिबरल हो गया, जजिया टैक्स पे इसने हटा दिया। और क्या क्या कह रहा है और देखो आप लोग। अब इसके बाद पहला राजा बनता है कौन? मोहम्मद शाह फर्स्ट। अलाउद्दीन हसन, जिसको हसन गंगू भी कह रहे थे, उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा बनता है जिसका नाम है मोहम्मद शाह। और इसी के काल में विजयनगर और बहमनी के बीच में संघर्ष का दौर शुरू है। विजयनगर हमने नीचे क्या पढ़ा था, तो इसके समय में हुआ था, ये हमने विजयनगर में इसका नाम भी पढ़ा था। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, मोहम्मद शाह प्रथम का सारा जीवन विजयनगर और वारंगल के युद्ध में बीत गया। वो उससे कभी फ्री ही नहीं हो पाया, है ना। जब जाए लड़ाई हो जाए, जब जाए लड़ाई हो जाए। आगे नेक्स्ट, मोहम्मद शाह प्रथम का सबसे बड़ा योगदान बहमनी की प्रशासनिक व्यवस्था को स्टैब्लिश करना था। बहमनी में था वो, तो वो चाहता था कि बहमनी कुछ ऐसा कर जाए जिसकी वजह से आने वाले समय में जो अटैक हो रहे हैं उससे उनको दिक्कत ना हो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग कर दे। वो ऐसा, मैं कुछ ऐसा सिस्टम कर दूं कि जिस दिन मैं ना आ पाऊं तो भी आप यहाँ पे आओ और कुछ आपके यूटिलाइजेशन लायक काम हो पाए। मैं इस चक्कर में हूँ वैसे, है ना, कि मैं किसी ऐसे टीचर को ले आऊँ जो मेरे एब्सेंस में आपको कोई एक्टिविटी कराए, कैलकुलेशन की शीट कराए या कुछ भी पढ़ा दे, लेकिन आपको
खाली ना हो, आपकी छुट्टी ना हो, कुछ ऐसे व्यवस्था में मैं लगा पड़ा हूं वैसे, ठीक है ना। तो ऐसा व्यवस्था किया। राज्य प्रबंधन के लिए उसने राज्य को चार तरफ, है ना, बहमनी साम्राज्य को उसने क्या कर दिया, चार प्रांतों में, गुलबर्गाबाद, दौलताबाद, बरार और बीदर में डिवाइड कर दिया। और प्रत्येक का प्रबंधन करने के लिए, है ना, प्रांत अध्यक्ष सौंप दिया। मतलब यहाँ का एक अध्यक्ष होगा, यहाँ का एक अध्यक्ष, यहाँ का एक अध्यक्ष होगा, ठीक है। और उनके पास सेना भी रखना उनके लिए दे दिया, सेना भी रखो आप, क्योंकि भाई मैं अकेला व्यक्ति, कभी इधर लड़ाई हो रही है फिर भाग के उधर जा रहा हूँ, फिर मैं भाग के उधर जा रहा हूँ, इसलिए उसने ऐसे वो कर दिया, ठीक है। इसी के काल में बारूद का प्रयोग पहली बार भारत में हुआ और उसकी रक्षा संगठन में नई क्रांति पैदा हुई। मोहम्मद शाह प्रथम का सबसे बड़ा योगदान, ये तो पढ़ चुके हम लोग। अच्छा, 1375 में इसकी डेथ हो जाती गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी कौन बनता है। 1375 में मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के बाद अगले 22 साल में 5 सुल्तान आए, लेकिन वो उतने पावरफुल तो आए और गए, कोई साल भर आया, कोई दो, मतलब 22 साल में 5, समझ लो एवरेज आ गया 4 का, मतलब मैक्सिमम एक सुल्तान ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल रहा होगा, ऐसा कुछ। तो देख लो आप लोग क्या क्या है। तो इसमें एक पहला आपका अलाउद्दीन मोहम्मद जो 3 साल रहा, दाऊद जो कि 1 ही साल रहा, मोहम्मद शाह सेकंड जो कि कुछ इतने साल रहा, गयासुद्दीन जो कि 1397 में रहा, और एक शमसुद्दीन दाऊद जो कि 1397 में रहा। ये 5 सुल्तान आए। उसके बाद क्या हुआ फिर, तो उसके बाद फिर आया आपका एक नेक्स्ट सुल्तान आया जिसका नाम था ताजुद्दीन फिरोज शाह। ये ठीक ठाक रहा, लगभग 25 साल ये राजा रहा, तो इसका नाम हम अलग से पढ़ रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, बहमनी साम्राज्य किसके अंडर में आता था, दिल्ली सल्तनत में, एमबीटी के। और एमबीटी का ही एक उसी के अंडर में एक व्यक्ति काम करता था, उसका क्या नाम था, मोहम्मद हसन गंगू कर लो, एक ही बात है ना। तो वो था, वो राजा बना, है ना। और उसका फिर बेटा मोहम्मद शाह फर्स्ट राजा बना। और मोहम्मद राज फर्स्ट इतना तंग हो गया कि उसने कहा भाई एक काम करो, ये बहमनी एम्पायर को 4 हिस्सों में दे दो, इन सबके लीडर बना दो और इन सबको सेना भी दे दो। जब तुम इतना एम्पावर कर दोगे तो कल को लीडर तुम्हारे खिलाफ भी बगावत करेंगे, आगे होगा ऐसा क्या पता, देखते हैं। उसके बाद नया राजा कौन बन जाता, ताजुद्दीन फिरोज शाह। और बहमनी साम्राज्य का अगला महत्वपूर्ण शासक यही बनता है, जो कि लगभग 25 साल राजा रहता है। फिरोज शाह ने खरेला के शासक नरसिंह राय को हराकर बरार का प्रांत जीत लिया, है ना भाई, बरार का प्रांत जीत लिया। जो नहीं, बरात का कुछ एरिया जो है ना जीता होगा मे भी, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, बरार का कुछ प्रांत जीता, वो प्रांत जो इनके अंडर में नहीं आ रहा था मे भी शायद, ठीक है ना, ऐसा कुछ था। इसने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को भी हरा दिया, ठीक है ना। फिरोज शाह कला प्रेमी था और सुलेख था, मतलब कि सुलेख का मतलब अच्छा लेख लिखता था, अच्छा ऐसे राइटिंग लिखता होगा, टू द प्रिंसिपल, है ना, आई बैक टू से दैट, ठीक है, तो ये सब लिखता होगा। उसने अरबी, फारसी, तुर्की के अलावा तेलुगु, मराठी, मलयालम भाषा का भी अच्छा ज्ञान था, है ना, यानी सारी भाषाएं लगभग बोल रहा है वो। इन्होंने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना की, एक नया शहर भी बसा दिया। इसके बाद नेक्स्ट रह जाता है शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। तो शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ये भी लगभग रहा 14 साल। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर को बनाया कैपिटल, और इसकी नई राजधानी में को मोहम्मदाबाद के नाम से जाना जाता था। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने 1425 में तेलंगाना, 1426 में माहौर और 1419 में मालवा के साथ युद्ध किया, ठीक है, इसके संघर्ष चलते रहे। इसकी उदारता के कारण इसे अहमद शाह वली या फिर संत अहमद कहा जाता था। मतलब उदार मतलब क्या था, ये लिबरल था, मतलब शायद दान वान करता होगा, ज़्यादा चैरिटी करता होगा, गरीबों के प्रति उदार की भावना रखता होगा, ये सारी, क्रूर नहीं था। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण के प्रसिद्ध संत हजरत गेसु दराज से इसके बहुत अच्छे रिलेशन थे। जैसे हमने पढ़ा गाइज, शायद पढ़ ही लिया है, जैसे नॉर्थ इंडिया में ना एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अमीर खुसरो। क्या व्यक्ति का नाम था, तो अमीर खुसरो ना हमने पढ़ा था कि जो ये था ना पहला वंश गुलाम वंश जो था, उसमें लगभग 10 राजा थे, तो एंड तक अमीर खुसरो आता है। अमीर खुसरो सल्तनत काल का ऐसा व्यक्ति है ना जो 7-8 राजाओं के दरबार में बन रहता है, मतलब राजा बदल गए, वंश बदल गए, लेकिन वो व्यक्ति एज इट इज बना रहा, उसकी पोजीशन चेंज हुई
पहले कवि था, फिर युद्ध योद्धा भी बनाया गया उसको बीच में, ठीक है ना, वो सब चीज बाद में हिस्टोरियन भी बनाया गया उसको, ठीक है, लेकिन वो रहा, मेंटेन रहा वो, ठीक है ना। ऐसे ही एक व्यक्ति गाइस मिलते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, मुस्लिम थे, उनका नाम था रसखान। रसखान, हाँ ना, रसखान की आपने कभी सुना होगा ना गाना, बता छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिला के, ये गाना रसखान का ही लिखा हुआ है। और ये पहले मुस्लिम था और बाद में कृष्ण भक्ति में उतर आए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा वो पहनते थे रुद्राक्ष की माला, ठीक है। गेसु दराज ने उर्दू पुस्तक मिराज उल आशिकनी की रचना की थी, जो गेसु दराज इनके जो गुरु थे। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट व्यक्ति अलाउद्दीन अहमद सेकंड। इसका संपूर्ण शासनकाल में इसने तेलंगाना, गुजरात, खानदेश, विजयनगर, मालवा, उड़ीसा के साथ युद्ध किया। समझ रहे हो ना, हर तरफ युद्ध छोड़ा हुआ है, गुजरात की तरफ भी लड़ रहा है, उड़ीसा भी लड़ रहा है, विजयनगर भी लड़ रहा है, मालवा भी लड़ रहा है, खानदेश भी लड़ रहा है, सब कुछ लड़ रहा है, सेम वही कहानी चल रही थी। उसके बाद नेक्स्ट राजा आता है हुमायूं शाह। इसके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, हाँ, ये जो व्यक्ति है ना अलाउद्दीन अहमद शाह, इसके शासनकाल में महमूद गवाह को राज्य की सेवा में लिया गया। एक व्यक्ति है, केयर टेकर है राज्य का, जैसे हमने पढ़ा था अकबर का केयर टेकर कौन है, ना ना ना, अकबर जब 13 साल का था तो बैरम खां के संरक्षण में था। अकबर का केयर टेकर कौन है, समथिंग लाइक कटप्पा, है ना, कटप्पा, कि भाई महिष्मती पे कोई अटैक करेगा तो कटप्पा तो लड़ेगा ही लड़ेगा, उसका फर्ज है वो, है ना। आपके पिता पे कोई अटैक करेगा तो आपका लड़ना क्या है, फर्ज है। आपके शरीर में जान हो ना हो, आपकी ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही हो उस समय या ना चढ़ रही हो, समझ लो, वो फर्ज तो फर्ज ही है, फिर वही वाली वहाँ पे फिर वो चीज़ नहीं देखते हम, तो वो कहानी है। तो एक व्यक्ति को लिया गया जिसका नाम था महमूद। आगे ये महमूद गवाह जो है क्या करता है वो देखते हैं। हुमायूं शाह आता है इसके बाद नेक्स्ट राजा 1458 अलाउद्दीन सेकंड के बाद उसका पुत्र हुमायूं शाह गद्दी पे बैठा और ये लगभग इतने साल रहता है, 61 तक रहता है। हुमायूं शाह के शासन में जो महमूद गवाह था ना गाइस, ये योग्य सेना नायक था। पहले इसको नॉर्मली हायर किया था, लेकिन बाद में अपनी काबिलियत के दम पे क्या बन जाता है, योग्य। देखो जिस एरिया में आपको रखा जाता है उस एरिया में अगर आप इम्प्रूवमेंट का काम नहीं कर रहे हो, बेकार है फिर तो। टीचिंग में आज जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, यकीन मानो, ये स्टेटस लगाया था शायद, देखा होगा आप लोगों ने, देखा ना, वो पढ़ के वो नहीं गए तो मैंने उनको लेक्चर भेजे और बाय डिफॉल्ट मैं आप ही की प्लेलिस्ट भेजी है, इसी बैच की प्लेलिस्ट भेजी है उसको मैंने, ठीक है ना। तो उसने देखा कि उसने खुद बोला कि हाँ सर चेंज आ गया है। तो चेंज लाना आपका भी काम है, मेरा ही काम थोड़ी है। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई में चेंज लेके आओ, लेकिन जिस काम को आप कर रहे हो उसमें अगर आप ग्रोथ नहीं ला रहे हो, इसका तो आप वहीं के वहीं रहने वाले हो, फिर तो आप वहीं के वहीं, ठीक है ना। मान के चलो आपकी कोई शॉप है, आप उसके ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे, एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है, तो फिर तो वो एक दिन वो या तो कम होगा या उतने पे रुक जाएगा, अगर चल रही होगी तो उतने पे रुक जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो हुमायूं शाह के शासनकाल में महमूद गवाह एक योग्य शासक सेनानायक बना। तो पहले इसको नॉर्मली रखा था, बाद में अपनी योग्यता के दम पे क्या बन गया, ये एक मिलिट्री कमांडर बना। और यही कारण था कि हुमायूं शाह के शासनकाल में समस्त सफलताओं का श्रेय किसको जाता है, मतलब सारे युद्ध उसके उसमें लड़ रहा है ये बंदा, है ना, उसके बिहाफ पे ये लड़ रहा है और ये जीत रहा है, ठीक है। आगे की नेक्स्ट की बात करता हूँ, और क्या हो गया इसके बाद। हुमायूं शाह जो था ना कि ये बहुत ही क्रूर स्वभाव का था, इसलिए इसको जालिम भी कहते हैं। और क्या हुआ, हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो भी कहता है। ये नीरो क्या, एक बार सर्च करना पड़ेगा, बट आप वैसे ध्यान में रखना हम लोग। हुमायूं शाह के मृत्यु के पश्चात उसका जो अल्पवयस्क पुत्र है गाइस, अल्पवयस्क मतलब सुनो माइनर, जो उसका माइनर या अंडर एज सन है, जिसका नाम है निजामुद्दीन अहमद थर्ड, वो सत्ता पे आ जाता है। माइनर है लेकिन सत्ता पे बैठ जाता है। उसके समय में प्रधानमंत्री मोहम्मद गवाह, अच्छा माइनर का मतलब समझ लो, माइनर को ये लोग बिठाते क्यों थे, जैसे 18 साल से कम, ये भाई कितने साल के हो गए आप, 20 के हो गए, है ना, मैं 20 के हो गए, 25 के हो गए, 30 के हो गए, है ना भाई, लेकिन फिर भी हम जीवन में अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये 13 साल के बच्चे कैसे डिसीजन, ऐसा क्या खा रहे हैं ये लोग कि 13 साल में ही राजा बन के सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। तो इनको बिठाया जाता है राजा के लिए नहीं, सिर्फ नाम के लिए। जैसे मान को चलो अकबर को 13 साल की उम्र में गद्दी पे बिठाया, तो किसी को सुनाई देगा कि भाई आगरा का राजा कौन है, तो अकबर है, वो ये थोड़ी पूछा कितने साल का है, समझ लो। तो एज सेकंड प्रायोरिटी,
पहली प्रायोरिटी की राजा होना चाहिए। अगर किसी को ये पता चले वहां तो कोई राजा ही नहीं है, मारो। अगर कहीं पता चल जाए ना कि राजा नहीं है, तो फिर वो समझ लो कि सामने वाले का मनोबल इतना बढ़ जाता था कि वो उसको खत्म करता था, चाहे उसका केयर टेकर कोई भी है। इसलिए अकबर को 13 साल में नाम मात्र का राजा बना दिया। एक्चुअली लड़ कौन रहा उसके बिहाफ पे? बैरम खान लड़ रहा है, जो उनका है। तो ऐसे ही सेम ये जो बंदा है वो माइनर था आपका, जो पीछे गया आपका, ठीक है ना। हाँ, इसके समय में क्या हुआ? अच्छा, ये जो मोहम्मद गवाह था ना गाइस, प्रधानमंत्री बन चुका है उस एरिया का, और इसका पूरा कंट्रोल आ जाता है। अब धीरे 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 पूरा कंट्रोल ये स्टैब्लिश कर लेता है बंदा। पहले रखा था केयर टेकर, फिर बनता आर्मी कमांडर, फिर बन जाता पीएम, और पूरा कंट्रोल कर लेता है। इसके समय में बहमनी साम्राज्य अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गया। मतलब पूरा बहमनी एम्पायर जो था गाइस, वो यहाँ से शुरू होकर के पूरा इतना, मतलब अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक फैल जाता है। पहले कम था, बाद में एक्सपेंशन और हो गया। आंतरिक प्रतिबंध के लिए मोहम्मद गवाह ने राज्य के 8 प्रांतों में विभाजित किया। ध्यान सुना, पहले 4 में किया था डिवाइड, अब इसने कितने में कर दिया? 8 में कर दिया। और प्रत्येक में वही एक एक बंदा अपॉइंट कर दिया, लीडर अपॉइंट कर दिए। 1482 में गई शमशुद्दीन मोहम्मद थर्ड ने मोहम्मद गवाह को राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी। सेम ऐसे ही अकबर के में भी हुआ था। बैरम खां, जब अकबर को लगा ना कि बैरम खां विद्रोह कर सकता है, तो बैरम खां को इसने कहा कि चचा आप निकलो, है ना। तो बैरम खां को सामने उसने एक विकल्प छोड़ा था कि आप, अच्छा बैरम खां का अकबर से लगाव भी था, तो उसको मौत की सज़ा वो नहीं देना चाहता था, तो उसको उसने मक्का मदीना की सज़ा दी कि भाई आप मक्का मदीना चले जाओ। पहले के ज़माने में अगर किसी को मौत की सज़ा नहीं देना तो उसको मक्का मदीना भेजते थे। रास्ते में उनके इतने दुश्मन होते थे, कोई ना कोई उनको, जैसे गौरी का, गजनवी का, फलाना ने मार दिया, ढमकाना ने मार दिया, वैसे सेम। तो इसको मक्का मदीना, ऐसी सेम इसने भी इसको मोहम्मद गवाह जिसने इतना कुछ अचीव किया, उसको लास्ट में इसने क्या कर दिया? फांसी दे दी। अच्छा, आगे चल करके एक बहमनी में 5 राज्यों का उदय होता है। वो जो बार बार सेपरेट कर रहे थे, उन्होंने अपना अपना डिक्लेयर कर दिया, अब ये उतना योग्य है नहीं, इसको मार दिया, कहानी खत्म होगी। तो एक राज्य बना पहला क्या, और ये कब स्टैब्लिश हुआ? इसका संस्थापक है, इस पे इमाद शाही राजवंश का शासन चलता है, ठीक है ना, और इसकी राजधानी ये है। लेकिन ये जो इमाद शाही राजवंश जो कि बना है कब? 1400, ये खत्म हो जाता है 1500, और अहमदनगर में मिल जाता है, खत्म हो गया। अब दूसरा वंश था बीजापुर, 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने इसको स्टैब्लिश किया, और इस पे कौन सा राजवंश है? आदिल शाही राजवंश है। नौरेसपुर इसकी कैपिटल है। और 1686 में गई ये औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद तीसरा है अहमदनगर, 1490 मलिक अहमद निजाम शाही जुन्नार, अहमदनगर कैपिटल है। 1633 में शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। पहला वाला औरंगजेब द्वारा, फिर ठीक है ना। फिर गोलकुंडा 1512, कुली कुतुब शाही, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वही इसकी कैपिटल वगैरह है। 1687 में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। फिर बीदर 1526, ठीक है ना, अमीर अली बरीद ने बनाया इसको। 1618 में बीजापुर में मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हमने पढ़ा बहमनी एम्पायर, इसका मिलना और इसका बिखरना सारा का सारा ये है, ठीक है। और क्या कह रहा है? बहमनी साम्राज्य खुद ही खत्म हो जाता है बाद में, ठीक है ना, ये 2 दशकों के बाद। तो ये सारा का सारा था आपका। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, बहमनी एम्पायर के बाद की बात करते हैं, भक्ति आंदोलन।
आ जाओ भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में वैसे बहुत सारे, अब जो जहाँ पे अब हम खड़े हैं 1500 समथिंग के नियर बाय जो हम पढ़ रहे हैं ये सब हिस्ट्री, समाज में बहुत सारे ना नए नए धर्म बन चुके हैं, ठीक है। उसमें से एक है हिंदू धर्म जो एज इट इज चल रहा था, उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए वो पढ़ने हैं। दूसरा ये भाई मुस्लिम धर्म आ चुका है, उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा आपका ईसाई वगैरह भी आ चुका है, ये सारे धर्म आ चुके हैं दुनिया भर के, लेकिन हम मेनली पढ़ेंगे दो के बारे में। सिख धर्म है ना, मेनली वैसे हम दो के बारे में पढ़ेंगे, सिख धर्म को और थोड़ा डिले करके पढ़ेंगे, वो 1700 समथिंग के अराउंड में, ठीक है। तो अब ये जो पढ़ने वाले हम लोग हिंदू धर्म के बारे में, तो हिंदू धर्म क्या है भाई? तो हिंदू धर्म में ना मेन जो टारगेट होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। इस रिलीजन में जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। मोक्ष का अर्थ जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना है, मतलब हमारा बार बार री बर्थ हो जा रहा है। इन्होंने मुझसे उधार लिया, नहीं दिया, अगले जन्म में ये फिर जन्म लेगी, किसी ना किसी मेथड से इनको चुकाना पड़ेगा। मैंने किसी का ले रखा है, तो इससे फ्री होने का क्या तरीका है कि हम किसी को हरास ना करें, हम किसी को परेशान ना करें। मतलब पैसे की बात नहीं है, मैंने इनके एक थप्पड़ अननेसेसरी मार दिया, अब अगला जन्म वेट करो खाने का। ये हिंदू धर्म का फिलॉसफी है। तो हम इस फ्री से इन सब चीज़ों से क्या होना चाहते हैं? तो फ्री होने के कई तरीके हैं, ठीक है ना। उसमें से एक तरीका ये है कि आप बाबा जी बन जाओ और कंप्लीट एकदम राधे राधे जपना चालू कर दो, जपना कंटिन्यू रखो प्रॉपर। तो एक वो मेथड जिससे आप फ्री हो सकते हो, ठीक है। मतलब भक्ति को प्राप्त करने के, भगवान को प्राप्त करने के बहुत सारे मार्ग हैं। उसमें से 3 मार्ग मेनली होते हैं, 3 ही मार्ग एक्चुअली। एक आपका भक्ति मार्ग, आप पूजा पाठ करो। दूसरा है आपका ज्ञान मार्ग, आप नॉलेज इकट्ठी करो। तीसरा आपका कर्म मार्ग, ठीक है ना। चर्चा कर चुके हैं क्या हम लोग? नहीं, है ना। कि भाई किसी ने मुझे बताया कि भाई चल रहे हो वो कौन सा नहाने जा रहे थे, कुंभ। मैंने कहा नहीं भाई, भगवान की प्राप्ति यहाँ से भी हो जाएगी, हम कर्म मार्ग से कर लेंगे, ठीक है ना। हम भक्ति मार्ग पे नहीं जाएंगे। हालांकि इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो कर्म मार्ग ही है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। क्योंकि यहाँ तो ईमानदारी चाहिए, पैरों में दर्द है लेकिन फिर भी खड़ा होना ही है, बोलने में गले में दर्द है लेकिन खड़ा होना ही है। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेट, यहाँ पे कर्म में बेईमानी नहीं कर। आप आए, हम लोग चिल करें, आप लोग चले जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हो भी जाए, मान लो ऐसे बहुत सारे कोचिंग है यहाँ पे होता है, आज इसका बर्थडे है बनाओ, कल दूसरा बर्थडे है मनाओ, परसों उसके बाद बर्थडे है लेके आओ कुछ सामान, ये सब चलता रहता है। तो ये यहाँ पे नहीं चलता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं आपको बता दूँ, ऐसी जगह आप लोग आगे हो ना जहाँ पे आपको पार्टी नसीब ही नहीं होगी कभी। एक पार्टी नसीब होगी, वो फेयरवेल की होगी, जब हम आखिर में मिलेंगे, और उसके बाद फिर हम नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। वो चीज़ है। तो मैंने आपको ये कहा कि हिंदुइज्म का मेन टारगेट क्या होता है? मोक्ष की, और मोक्ष प्राप्ति का मतलब जीवन बंधन के जो रीवर्थ है उस साइकिल से हमें क्या हो जाना है? फ्री हो जाना है। आपको पता है, और बताता हूँ मैं आपको इससे बढ़िया। आपने महाभारत देखी है? महाभारत में वो कौन थे जो शैया पे लेटे हुए थे, बाणों की शैया पे? भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रभु मैंने पिछले 100 जन्म का अपने देख सकता हूँ मैं पीछे का, आप तो एक भी नहीं जन्म नहीं सकते। मुझे 100 जन्म का याद है कि मैंने पिछले 100 जन्म में किसी का एक तिनका तक नहीं लिया, तो मुझे ये सजा क्यों मिली है? तो कहते हैं कि आप 100 जन्म से और पीछे जाओ, तो 100 जन्म से पीछे उनकी कैपेसिटी नहीं। तो बताते हैं कि एक बार वो राजा थे शायद, और राजा थे ना, तो शायद कोई मकड़ी या कोई कीड़ा उनकी बॉडी पे या कहाँ पे चल रहा था, उन्होंने धक्का दिया, वो कीड़ा जो है ना किसी नागफनी कैक्टस के कांटे पे जाकर वो गिर गया और वो उसमें धंस गया, मर गया। वो ऐसे इसी तरीके से उसका भुगत रहे हो आप, समझ रहे हो। तो ये अब उसके बाद क्या हुआ कि उस इंसिडेंट के बाद जब वो कीड़ा मर गया, उसके बाद जब उनका जन्म होता है तो उस किसी भी जन्म में कोई गलती नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको वो मौका नहीं मिल रहा है। समझ पा रहे हो? मतलब उनका कर्म आगे आ ही नहीं रहा, एक्चुअली उनको पनिशमेंट मिल ही नहीं रही है ना। तो ये 100 साल तक सेफ रहते हैं, 100 साल के बाद फिर इनका कर्म आगे आ जाता है। कर्म आगे क्यों आता है? आदमी की डिमांड्स की वजह से। अब इसमें कई सारी बातें हैं। इनकी नौकरी नहीं लगी, इनकी नौकरी, एक तो एक बात और बताऊं, कर्म हमारा भी है और कर्म गधे का भी है, कर्म बकरी का भी है, कर्म उस बैल का भी है जो रोड पे घूम रहा है। लेकिन हमारा मनुष्य का कर्म है, और मनुष्य के साथ एक खास बात है कि हम अपने कर्म को अपने परिश्रम के दम पे बदल सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो उस चीज़ को आप लोग? तो ये हमारे साथ एक बस एडिशनल फीचर है। गधा नहीं बदल सकता, बैल नहीं बदल सकता, उनको तो समझ ही नहीं है इस बात की, हमें तो समझ है। तो मनुष्य अपना कर्म बदल भी सकता है, मेहनत करके। आप आज पढ़ना चालू करो 12-12 घंटे, आप पक्के, एक तो आपके अंदर मेच्योरिटी आएगी,
3-4-5 महीने बाद आपके अंदर दावेदारी आ जाएगी गवर्नमेंट जॉब की, 3-4 महीने बाद पक्की दावेदारी, ठीक है ना। मुझे देख लो, अगर मैं एकेडमिक्स उठा लूँ अगर मैं अपना, तो एकेडमिक्स देखने के बाद तो ऐसा लगता नहीं कि मेरी कभी जॉब लगी और मेरे जैसा बंदा टीचर कैसे बन गया, समझ रहा हो। लेकिन जो बीच में कर्म कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया ढंग से, थोड़ा बहुत, उसके कारण से ये काम हो गया। दूसरी बात ये कि खुद को इम्प्रूव करने का काम किया, और मैंने कहा खुद में इंप्रूवमेंट नहीं लाओगे तो दिक्कत तो होगी ना, फिर तो वो चीज़ है। आगे की बात करें, चलो आ जाओ। तो हिंदू धर्म में मोक्ष पाने के लिए 3 मार्गों की बात कही गई है। कौन से 3 मार्ग है भाई? तो पहला है आपका कर्म मार्ग, ठीक है, ज्ञान मार्ग, और तीसरा है भक्ति मार्ग, ठीक है ना। इसका विवरण वेदों में मिलता है, इसका विवरण उपनिषदों में मिलता है, और ये भगवत संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय में मिलता है इसका, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है आपका? जो भक्ति करते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये भी सरल नहीं है। कभी आपने सुना हो अगर किसी से, वो प्रेमानंद महाराज जो वृंदावन वाले, कि भक्ति मार्ग का ये मतलब नहीं था कि पढ़े हुए। एक बाबा जी आए थे मेरे गेट पे कुछ मांगने के लिए, कुछ देर बाद देखा कि वो जा रहे थे, एक कुत्ता उनके साथ उनके ऊपर भौंका, उन्होंने कुत्ते को इतना खराब बोला, उतने गंदी गाली दी उसको कि मैं देख ये बाबा जी क्यों है। समझ आप लोग, क्यों भक्ति मार्ग तो ये नहीं सिखाता है। इसका तो तुम्हारा स्कैम चल रहा है, तुम या तो भक्ति मार्ग में गलत जा रहे हो या तो हो नहीं तुम ऐसा चीज़। तो भक्ति मार्ग लिखा भले ही, लेकिन होता ये भी कॉम्प्लेक्स है, आसान नहीं होता। वरना तो ऐसे बाबा बनना तो उड़ के कुछ भी बन जाओ, है ना, वो चीज़ है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी में तमिल क्षेत्र में हुई थी। किधर हुई थी? ठीक है ना, कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले में हुई थी। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में मानी जाती है, मतलब सबसे पहले साउथ में हुआ, है ना, और साउथ से फिर नॉर्थ की तरफ अलवार, नयनार। जो शैव को मानते थे वो अलवार होते थे, जो वैष्णव को मानते थे वो नयनार होते थे, वही लेके आए इधर, है ना। आगे की बात करते हैं। तो दक्षिण भारत में 12 वैष्णव संत थे जिनको अलवार कहते थे, और 63 शैव संत थे जिनको नयनार कहते थे। और उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से, आपको पता है वैसे भी साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? लैंग्वेज की, कम्युनिकेशन की। तो ऐसे लोग चाहिए जो दोनों की भाषाओं को कनेक्ट करते हों, ऐसा भी होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर गैस हम लोग आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट में और क्या कह रहा है, और देखो आप लोग, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत के उत्तरी भारत से लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। किसको जाता है? मतलब फ्रॉम साउथ इंडिया टू, इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे व्यक्ति जो साउथ से नॉर्थ लेके आए। रामानंद की शिक्षा 2 संप्रदायों में शुरुआत होगी, मतलब रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदाय बने, है ना। जैसे बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बट गया, जैन धर्म 2 हिस्सों में बट गया, तो मैंने कहा हर धर्म बटता ही है टाइम के साथ। तो रामानंद के जो शिक्षा थी वो 2 हिस्सों में उनको मानने वाले 2 तरह के कंसेप्ट आ गए। क्या क्या कंसेप्ट आ गया? तो पहला कंसेप्ट था गाइस, एक पास सगुण का कंसेप्ट था, ठीक है, सगुण का कंसेप्ट। और एक था आपका, व्हाट इज सगुण? सगुण मतलब इसमें राम भक्त तुलसीदास है, नाभादास है, ठीक है, कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु हैं, सूरदास है, मीराबाई हैं। ये मूर्ति पूजा को मान रहे। सगुण मतलब जिसका कोई स्ट्रक्चर हो, ठीक है ना, स्ट्रक्चर मतलब मूर्ति पूजा को मान रहे हैं। और दूसरा कंसेप्ट आ गया क्या? निराकार रूप, है ना। तो ये निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। तो इसमें कौन आ गया? इसमें कबीरदास। तो कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उसे तो चाकी बली कूट पीस खाए संसार, है ना। तो ये कह रहे पत्थर वत्थर में नहीं है। तो 2 कंसेप्ट निकल गए, निर्गुण और सगुण। निर्गुण जिसका कोई शेप नहीं होता, मतलब आप चल रहे हो रोड पे, आप हर चीज में भगवान देख रहे हो, मैं आप में भी भगवान देख रहा हूं, और मैं अपना कर्म कर रहा हूं, ठीक है ना, वो चीज है। तो कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक देव। बुक गुरुद्वारे में कोई मूर्ति रखी है क्या? कुछ नहीं है, पुस्तक रखी हुई है, ठीक है ना, वो भी पुस्तक तब तक। तो ये निर्गुण आकार के रूप में समझ आया। सरगुण क्या होता है, निर्गुण क्या होता है, कोई पूछेगा तो कह दोगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। तो भक्ति आंदोलन में कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं। एक है शंकराचार्य। क्या है? एक शंकराचार्य हैं, और इन्होंने एक फिलॉसफी दी थी जाए जिसको कहते हैं अद्वैतवाद। क्या कहते हैं इसको? अब हिंदू धर्म, एक तो मैं आपको बताऊं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूं अद्वैतवाद को, लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। और ये बात आप भी बोल सकते हो कि आप भी ब्रह्म हो, है ना। मतलब सबके अंदर क्या है? ब्रह्म है। मतलब हम अपने अंदर, हमारी आत्मा, देखो सुनो, ये बहुत बड़ा डीप डाउन कंसेप्ट है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन ये जो लिखा हुआ है अद्वैतवाद, जो लिखा हुआ है गाइड, इसका मतलब होता है आपका
कि मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, ईश्वर एक, ऐसा कह सकते हो आप लोग। और इसमें एक ही बात ये चलती है कि ब्रह्मा भी मेरे अंदर है, मैं आत्मा भी मेरे अंदर है, सब कुछ मैं एक ही सिंगल व्यक्ति हूँ। ठीक है ना। तो शंकराचार्य हो गया, अद्वैतवाद का। एक व्यक्ति आए जिनका नाम था रामानुजाचार्य। क्या नाम था? इन्होंने कहा कि इन्होंने द्वैतवाद का कंसेप्ट दिया। ठीक है ना। इन्होंने अलग अलग किया ब्रह्मा और उसको जो है क्या किया उन्होंने, बहुत सारे होते हैं गाइस, एक होता है द्वैतवाद, एक होता है द्वैतवाद, एक होता है द्वैत अद्वैत, एक होता है शायद कंप्लीट द्वैत द्वैतवाद है, एक होता है शुद्ध द्वैतवाद। तो बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में इसके मीनिंग नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भाई अद्वैतवाद का कंसेप्ट किसने दिया? तो शंकराचार्य ने दिया। शंकराचार्य ने ही ना चार, वो मैंने बताया था ना को, चार अलग अलग उसके देश के कॉर्नर्स पे गाइस, चार अलग अलग क्या कर दिए, मठ बनाए, है ना। तो उसमें एक जैसे आपका केदारनाथ हो गया, एक आपका पुरी के शंकराचार्य हो गया, एक आपका बनारस में हो गया, एक आपका सोमनाथ में हो गया, है ना। देश की सुरक्षा के लिए इन मठों से जुड़े हुए लोग हैं नागा साधु, जो कि वॉरियर का काम करते हैं। नागा साधु को क्यों, किस लिए बनाया गया? ये वॉरियर की तरह बनाया गया। ठीक है ना, वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें। तो नागा साधु का विचार कैसा होता है, आप कभी देखना, उनका कोई वो विचार नहीं होता ऐसा बहुत ज़्यादा। वो बहुत रिजिड बोलते हैं, मार भी सकते हैं आपको, आपको कुछ भी कर सकते हैं आपको। ठीक है ना, अगर नाराज हो गए तो। कठोर हृदय टाइप का ना। और हमेशा भाला वाला तलवार वाला ये सब नशे भी करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टता या द्वैतवाद दिया, माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया, ठीक है, निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद दिया, और इन्होंने विष्णु स्वामी ने शुद्ध द्वैतवाद दिया। नेक्स्ट की बात करते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत में बात करेंगे तो सबसे पहले आते हैं क्या? रामानुजाचार्य आते हैं। ठीक है, इन्होंने श्री राम संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इनका जन्म हुआ था 1017 में, और ये मद्रास के निकट पेरम्बूर में हुआ था। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुजाचार्य को माना जाता है। मतलब भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन, किसको माना जाता है? रामानुजाचार्य को माना जाता है। दूसरे व्यक्ति कौन है? रामानंद। 1299 में हुआ इनका जन्म लगभग। हाँ, रामानंद ही तो थे। हाँ, 1299। राम और सीता की आराधना से समाज को सक्षम बनाना। 12 शिष्य में से 2 स्त्रियां शिष्य थी, मतलब टोटल 12 शिष्य थे, उसमें से 2 क्या थी? फीमेल थी। 10 मेल से। कौन कौन से? पद्मावती, सुरसी, 2 स्त्रियां थी। और कौन कौन था इसमें? प्रमुख शिष्य अब आगे की बात करते हैं। एक थे रैदास, एक थे कबीर, एक थे धन्ना जाट, एक थे सेना, और एक थे पीपा। तो इनके ना कास्ट लिखी हुई है यहाँ पे कि उस समय वो लोग क्या थे। कोई हरिजन था, कोई जुलाहा था, कोई जाट था, कोई नाई था, कोई राजपूत था। इसमें कबीर के बारे में आपको पता ही है कि कबीर जो है ना, वो किसी जुलाहे के घर हुए थे। एक्चुअली हुए क्या थे, उनको है ना किसी विधवा के गर्भ से हुए थे ये। तो लोक लज्जा के डर से वो विधवा उनको छोड़ के चली गई, है ना। तो फिर किसी ने उनको अडॉप्ट के, कभी पता नहीं क्या, किस जुलाहे ने उनको पाला, मेरे को नाम अभी आएगा तो देख लेंगे। ठीक है ना, उनको पाला पोसा तो उसी पे उनका वो कास्ट हो गया। आगे की बात और क्या करा। एक व्यक्ति हुआ कबीरदास। कबीरदास का जन्म कब हुआ? 1440 में हुआ। ये वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ से हुए, है ना भाई। और लोक लज्जा के डर से उसने उसको छोड़ दिया। ठीक है, फिर इसका माता जो है नीरू और नीमा ने किया। ये जुलाहे थे दोनों। मतलब इनको मिले कौन? कबीरदास नदी के किनारे, उसको लेके आ गए उनको। ठीक है ना, पत्नी का नाम लोई था। एक ईश्वर को मानते थे, एक ईश्वर को मानते थे। ठीक है ना, उपदेश देते थे, टीचिंग्स देते थे, है ना। इसके अलावा आपका सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी जब उस समय राजा था उस समय थे ये। और इनकी जो डेथ होती है वो मगहर में होती है। मगहर कहाँ पे है? शायद एमपी यूपी के बॉर्डर के आसपास एग्जिस्ट करता है। तीसरा आपका नेक्स्ट क्या? चैतन्य महाप्रभु। 1486 में बंगाल में जन्म होता है। पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र है, माता का नाम सची देवी है, वास्तविक नाम इनका विश्वाद है। ठीक है ना, गोसाई संघ की स्थापना करते हैं। संकीर्तन के माध्यम से अपनी धार्मिक भावना, अच्छा देखो आपने देखा ना, कोई भी धर्म आप ले लो, चाहे आप गुरुद्वारे जाते हो वहाँ पे भी कीर्तन चल रहे हैं। मंदिरों में भी ऐसा होता है, हम भक्ति गाने सुनते हैं। मुस्लिमों में भी सूफी संगीत होते हैं। तो भक्ति को सूफीज़म से, संगीत से जोड़ा जाता है। संगीत से इजी हो जाता है भक्ति को प्राप्त करना। मान के चलो इस भाई को नाम जपने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये गाने सुन रहा है भक्ति के, तो भी काम चल रहा है, कुछ ना सही, कुछ सही है ना, वो वाली बात है। तो भक्ति
आंदोलन को और स्ट्रांग करने के लिए हमने क्या कर दिया, संगीत को ऐड हो गया। और ये हर रिलीजन में है। इसमें कुछ राजा ऐसे भी आए जिन्होंने बैन कर दिया संगीत वंगीत को, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। दार्शनिक सिद्धांत थे, दार्शनिक सिद्धांत वगैरह देते थे। नेक्स्ट की बात करते हैं इसमें, और इसके बाद बाकी तो और कुछ खास नहीं है। एक और हो गए, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल में मैंने पढ़ाया नहीं अभी। एक और व्यक्ति थे गाइस जिनका नाम था रैदास। रैदास जयंती थी अभी कुछ दिन पहले, है ना। रैदास, अभी मैं कुछ दिन पहले वो प्रेमानंद बाबा जी का ना कि वो देख रहा, रील आया था कोई मेरे सामने, तो वो बता रहे थे, आपको पता है उनको सब पसंद करते हैं क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ना वो ऐसी बात बोलते हैं जो सबको खुश करती हैं। अपर कास्ट को भी खुश करती हैं, लोअर कास्ट को भी खुश करती हैं, मुस्लिम को भी खुश कर रही हैं, हिंदू को भी खुश कर रही हैं, सबको खुश कर रही हैं। इसलिए मुस्लिम भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, देखने को मिलता है कई मुस्लिम उनके उसमें। पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, मुस्लिम देख रहे हैं उनको, हिंदुस्तान में देख रहे हैं, और उनके खुद के अपने दरबार में कई सारे मुस्लिम आ चुके हैं, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें ऐसी क्या बात करते हैं वो, तो उन्होंने एक बार बताया। अब जैसे आपको पता है अपर कास्ट और लोअर कास्ट की चलती रहती है ना समाज में, आपको पता ही है। तो इसमें क्या हुआ कि एक बार उन्होंने बताया कि रैदास जो थे एक बार वो लोअर कास्ट से आते थे वो, ठीक है ना, चमड़े का काम करते थे, तो उनको चर्मकार कहते थे। तो उनको भक्ति का, उनको अंदर भक्ति का वो जागा, उन्होंने भक्ति करना चाहते, तो जो पंडित वगैरह थे बनारस के, है ना, उन्होंने उनको रोका। तो इस पे कंपटीशन हुआ उनके बीच में, ठीक है ना। तो वो कंपटीशन में उनकी भक्ति जो है प्रूव हो गई एक्चुअली, ये चीज़ है। उन्हीं का कथन है कि मन चंगा तो कठौत में गंगा। तो ये बात तो सही है, इसको सब मानते हैं, अपर कास्ट भी मानता है, लोअर कास्ट भी मानता है। क्यों मानता है भाई? जब आपके सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो आप अपनी बाल्टी में बस एक ड्रॉप ही डालते हो गंगा जल का, और पूरी बाल्टी को आप मान लेते हो कि अब ये शुद्ध है ना। पूरा नहीं नहाते, लेकिन हल्का सा ऐसा लेकर के ऐसे कर लेता, अरे हो गया, बस शुद्ध हो गया अब, है ना। तो ये क्या बता रहा है? शुद्ध हुए नहीं है। मन आपका शुद्ध है तो सब शुद्ध है, ऐसा हमने आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर ली है। ये उन्हीं का दिया हुआ है, रैदास का दिया हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब आगे की बात करते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको मुस्लिम रिवोल्ट के बारे में बताता हूँ, वैसे शायद आगे आएगा। मुस्लिम को हम लोग सूफी संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सूफी संप्रदाय, है ना। और ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है गैस आपका। एक, वैसे सूफी संप्रदाय के ना कई सारे हिस्से हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले नाम आता है शेख सलीम चिश्ती का। किसका नाम आता है? अजमेर शरीफ की दरगाह जो है वो किसकी है? शेख सलीम, है ना। अकबर उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, अकबर उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, इसलिए अपने बेटे का नाम भी वो सलीम ही रखता है। जहांगीर का एक्चुअल नाम क्या है? सलीम ही नाम है। बाद में उसका ऑफिशियल नाम जब राजा बनेगा तो नाम चेंज होगा, लेकिन उसका घर का नाम क्या है? सलीम ही नाम है, ठीक है। तो उन्हीं के शिष्य में बहुत सारे लोग हुए, उसी में से एक हुए निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, जिनका दिल्ली में भी है, ठीक है। तो ये सारा का सारा सूफीज़म से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, और अभी मेरे पास है भी नहीं नोट्स वगैरह, और आगे आएगा तो मैं आपको रिलेट कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, सूफीज़म से आगे चलते हैं बियॉन्ड। तो क्या आता है वो देखो आप लोग। सूफी आंदोलन के बाद हम लोग विजयनगर एम्पायर भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली मुगलों के बारे में, ठीक। किसके बारे में पढ़ने वाले हम लोग? मुगलों के बारे में। तो मुगल शब्द की उत्पत्ति किससे होती है गाइस? मुगल शब्द की उत्पत्ति होती है मंगोल और तुर्क से मिश्रण से, ठीक है। मंगोल कहाँ से? वो जो मंगोलिया से आए। तो ये भारत वाला हिस्सा दिख रहा है ना, भारत है, और भारत का यहाँ पे मंगोलिया वगैरह है गाइस, ठीक है ना, यहाँ पे मंगोलिया वगैरह है। तो और टर्की कहाँ है आपका? इधर तरफ है, मान के चलो। तो इन दोनों के जो एसेंटर्स थे उनसे मिलकर हुआ है। ध्यान से सुनना आप लोग। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? बाबर में दो महान रक्तों का मिश्रण मानते हैं। बाबर अपने पिता की ओर से किसका वंशज है? तैमूर लंका। और माता की तरफ से किसका वंशज है? मतलब ये माता इसकी मंगोलों की साइड से है, और ठीक है ना। चंगेज खान कहाँ का था? मंगोल का था ना। गिंगिस खान भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश गेंगिस खान भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये मंगोलों का था, यानी माता इसकी मंगोलों की तरफ से, पिता इसके तैमूर टर्किश की तरफ से। तो इन दोनों का मिक्सचर है ये, है ना। और ये ध्यान रखना, पिता की तौर
ये जो ना, ये ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट उसका था, नहीं, पिता की तरफ से कौन किसके वंशज का था ये? तैमूर का। और तैमूरों का कौन सा नंबर? और तैमूर के बाद 5 औलादें और हुई, उसके बाद बाबर हुआ। और माता की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था। ठीक है ना, ये चीज़ है। आगे की बात करते हैं। बाबर का जन्म 1483 फरगना में होता है। ठीक है ना। उसके बाद आगे उज्बेकिस्तान में, है ना। उसका वास्तविक नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम है इसका एक्चुअल? तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ, यानी कि टाइगर। क्या होता है इसका मतलब? टाइगर होता है। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट अगर है, बाबर के दादा का नाम है सुल्तान अबू सैद। ठीक है ना। और जबकि उसकी दादी का नाम है दौलत बेग। माता कुतलू गिनार खां थी, जबकि पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। ठीक है, ये इसके माता पिता, उसके दादा दादी हो गए। नेक्स्ट की बात करते हैं। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में ही 1494 में क्या बन जाता है? फरगना का शासक, जहां से वो आया था उसका शासक बन जाता है। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, जिसपे उसने 8 महीने कैप्चर में रखा उसको, मतलब कंट्रोल में रखा समरकंद को। उसके बाद फिर आगे क्या करता है? 1504 में काबुल विजय के उपरांत बाबर का काबुल और गजनी पर अधिकार हो जाता है। गजनी, वो गजनी वाला जो मोहम्मद गजनी वाला था। ठीक है, धीरे धीरे ये इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, कहने का मतलब ये। 1507 में बाबर ने बादशाह का टाइटल लिया। और बादशाह का टाइटल करने से पहले ना, बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था, मतलब उसको मिर्जा का टाइटल भी मिला हुआ था। अब बाबर का भारत पे आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बाबर ने भारत पे कितनी बार अटैक किया टोटल? पहला अटैक, देखो सुनो, बाबर के युद्ध की अगर बात करूँ गाइस, तो ये बाबर है। क्या नाम है, क्या नाम है इसका? बाबर। ठीक है ना। और बाबर ने जो है मेनली 4 युद्ध इसके एग्जाम में आते हैं गाइस। पानी पी के, खाना खा के, चंदेरी चली घाघरा पहन के। ठीक है ना। तो पानी पी के यानी कि पानीपत का युद्ध। ठीक है ना। खाना खा के मतलब खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और घग्गर का युद्ध या घाघरा का युद्ध। कब कब भाई? 1527, 1528, 1500 और 1530 में तो ये चला भी जाता है। सब बारो, इसका लास्ट सीन मैंने कल ही चेक किया था, 1530 आ रहा था व्हाट्सएप पर। ठीक है ना। तो ये होता है। अब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि किससे लड़ा, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले, ये तो इसके जीते गए बैटल्स हैं जो ये जीता है। इससे पहले कई सारे बैटल हारा भी होगा। तो ये कोशिश कब से कर रहा है? जीता तो 1526 में है, उससे पहले कोशिश कर रहा है ये 1519 से ही। तो 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध अभियान करता है, और कुछ इलाकों पे, भारत के कुछ इलाकों पे, बाजोर और बहरा, पाकिस्तान की साइड के कुछ इलाके, उन पे कैप्चर कर लेता है। बाबर का कहना है कि उसने इस किले को जीतने के लिए बारूद और तोपों का प्रयोग किया। ठीक है, भारत को बारूद की जानकारी पहले से ही थी, लेकिन उत्तर भारत में इसका उपयोग जो है वो बाबर के आगमन से शुरू हुआ था। अभी हमने पीछे पढ़ा था बारूद के बारे में, बहमनी एम्पायर में। तो बारूद पहले से यूज हो रहा था, लेकिन उसकी नॉर्थ इंडिया में नहीं है यूज हो रहा था। दूसरी बात, इसने जो बहरा और जो वो इलाके जो कैप्चर किए, ठीक है ना, उस पर उसने बारूद का यूज किया था और तोपों का यूज किया था। नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, ये बाबर जो है ना बैटल पॉलिसीज यूज करता था कि जैसे मान के चलो सामने से सेना आ रही है और उसको हराना है, तो उसके लिए इस तरह की सेना बनाएगा, इस तरह का शेप बनाएगा, बताया था मैंने। तो जैसे इस तरह की ये जो सेना है वो बनाता था ये, है ना। इसको कहते थे तुलगमा युद्ध नीति या कोई और नीति कहते थे, या इस तरह का शेप, कुछ भी ऐसा शेप बना के वो चलते थे। ये शेप आपको कहाँ मिलेंगे? रेड फोर्ट अगर आप घूमने जाओगे तो वहाँ पे म्यूजियम में आपको मिलेंगे सारे इसके इमेजेस एक्चुअली। ठीक है ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो पहला लड़ा इसने 21 अप्रैल 1526 को। और किसके किसके बीच में हुआ ये? इब्राहिम लोदी और ये वाला। तो पहला हुआ इब्राहिम लोदी के बीच में, लोदी लिख लेते हैं, वर्सेस बाबर। कौन जीता है? सारा तो बाबर जीता है। दूसरा आपका क्या? खानवा का, है ना। पहले इसके बारे में चलो पढ़ लेते हैं एक बार, ये वाला। तो 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। और ये लोदी कौन से थे पता है आपको? ये क्या थे ये लोग?
तो अफगान था लोधी, तो बाबर के आने से पहले इसका एम्पायर था, है ना, बताया था मैंने कि भाई अगर बाबर ने अफगानों को हरा दिया तो अफगान बुरा मान गए क्योंकि उनका एम्पायर खत्म कर दिया। इसलिए ये बात सत्य है कि अगले 200-300 सालों तक जहां कहीं भी मुगलों की लड़ाई होती थी, दूसरी पार्टी की तरफ से अफगान वाले होते थे सपोर्ट में, क्योंकि वो मुगलों से सख्त नफरत करते थे। उसका रीजन क्या था, यही सबसे बड़ा रीजन कि अफगानों को इसने लोधी को, ये आपका जो इब्राहिम लोधी उसको हटा दिया। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। बाबर ने तुलगमा का प्रयोग जो है उज्बेकों से ग्रहण किया था, उज्बेकिस्तान वाले। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोप खानों का नेतृत्व, जो उसके तोप खाने थे, उसको उसका नेतृत्व उसने किया उस्ताद अली ने। किसने किया? उस्ताद अली। और मुस्तफ़ा खान ने किया, दो योग्य अधिकारी थे, उन्होंने किया। फिर दूसरा आता आपका खानवा का युद्ध, किसके बीच में भाई? ये आपका चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और कौन जीतता है? बाबर का, ठीक है ना। तो इस युद्ध को राणा सांगा की हार होती है और इस युद्ध को जिहाद का युद्ध दिया था बाबर ने, ठीक है ना। धर्म युद्ध भी कहते हैं इसको। मुसलमानों में जिहाद का मतलब क्या होता है आपका? मतलब ऐसे लोगों से युद्ध करना जो आपके रिलीजन के अगेंस्ट है या जो रिलीजन नहीं मानते हैं। हाँ, बहुत ताकतवर। इसका एक हाथ नहीं था, बहुत खूंखार दिखता था, एक हाथ नहीं था और बहुत सारे चेहरे पे कट वट लगे हुए थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन राणा सांगा को ऐसा कहते हैं जहर वहर दे दिया था शायद खाने में, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। अभी आजकल इंटरनेट पे डिबेट भी तो चल रहा है ना, बाबर को किसने आमंत्रित किया, तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में आई थिंक शायद, बट नहीं नहीं, राणा सांगा ने थोड़ी किया था। ये जो सिकंदर इब्राहिम लोधी था, इसके फूफा ने किया था, दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था उसको, पंजाब से, है ना भाई। तो हाँ, उसके वजह से, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, बाबर ने गाइस धर्म युद्ध का नारा दिया, शराब पे भी कंप्लीट बैन लगा दिया। खानवा के युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इसने मुसलमानों से जो वसूले जाने वाला एक टैक्स होता था, इसको तगमा टैक्स बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? जैसे जजिया जकात था ना, कुछ वैसा ही। तो ये हाँ, तमगा कर, है ना, उसको समाप्त कर दिया कि भाई हाँ। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी अतार्त कापिरों का हत्यारा का टाइटल दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये तो हो गया हमारा खानवा का युद्ध। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा क्या? चंदेरी का युद्ध। तो ये किसके बीच में हुआ? ये मेदिनी राय के बीच में होता है। किसके बीच में होता है ये? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। कौन जीत जाता है? ठीक है ना, मेदिनी राय हार जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका क्या? घाघरा का युद्ध या घग्गर का युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने बिहार और बंगाल का संयुक्त अफगान, यह अफगानों के अगेंस्ट होता है, लेकिन जीतता कौन है? बाबर। अफगान हार जाते हैं, ठीक है ना। और जिस अफगान में लोधी वाले ही होंगे, ऑब्वियसली बात है, तो महमूद लोधी होता है अफगानों की तरफ से, वो भी हार जाता है, बात खत्म हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? इसके ठीक 1 साल बाद, 4 साल तो कंसिस्टेंटली लड़ाई करा। टोटल से कितनी लड़ाई की? 5। पहला यूसुफ जाइयों के विरुद्ध 1519 में, फिर बैटल ऑफ पानीपत 1526, बैटल ऑफ खानवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1529 28, फिर बैटल ऑफ घग्गर 29, फिर अगले साल मर गया, ठीक है ना। ठीक है, तो 1530 में बाबर की आगरा में डेथ हो जाती है। और बाबर को, अच्छा देखो, बाबर ने किताब लिखी जिसका नाम था बाबरनामा। बाबर ने किताब लिखी, क्या नाम था? बाबर। उसने बायोग्राफी में लिखा। आपको पता है मेरा बचपन जो है ना गांव में बीता है। मैं पिछले बचपन के 8-10 साल गांव में रहा हूँ स्टार्टिंग में, तो मेरा मन गांव में ही लगता है। जिस दिन मौका मिला, मुझे पैसे वैसे मिल गए ना, उस दिन तो मैं निकलूंगा, सारा सेटअप बंद करके कोर्स पूरा करा दूंगा। उससे पहले टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है ना। ठीक है, या तो गांव से लाइव आया करूंगा, आप लोग देखना। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे खेत हैं। ठीक है ना, पापे खा लो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मेरा मन गांव में लगता है। तो ये बाबर का बचपन कहाँ बीता था? उज्बेक वगैरह में, उस तरफ है ना, ये सब उस तरफ भी, उधर के बंदे थे, तो इनका मन भी किधर लगता था? उधर ही। तो उसने कहा कि यार जब मैं मर जाऊं तो मेरी बॉडी को इधर मत रखना, तुम इधर इंडिया मत रखना, मुझे उधर ही दफना देना, ठीक है ना। तो पहले जब ये मरता है तो पहले तो उसको आगरा के आराम बाग में आराम से दफना देते हैं, ठीक है ना। और बाद में फिर इसको लेके जाते हैं
काबुल, वहाँ पे दफनाते हैं। एक्चुअली वो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया, उसकी मजबूरी जो भी रही हो, अब क्या कहानी क्या नहीं पता, बट उसने अपनी बाबरनामे में खूब भर भर के बुराई करी है इंडिया की। इंडिया की कह रहा है यहाँ के लोगों को ढंग नहीं है, और ये कह रहा है कि यहाँ के तरबूज भी मीठे नहीं है ना। मतलब वो एक दिन वो तरबूज खाते खाते रोने लग जाता है। उसने लिखा है उसमें, इस बात की जानकारी हमें मिलती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया से। किताब एक और है, इसका नाम क्या है, ये किसने लिखा, ये लिखा देश के पहले प्रधानमंत्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसमें जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने लिखा, उसमें इंडिया का उन्होंने पूरा इतिहास लिखा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने। तो उन्होंने बाबरनामा को एज ए एविडेंस लिया किताब को, फिर उन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा सीन उसमें हुआ पड़ा है ना। होता नहीं है किसी आप बड़े बंदे से मिलना, अपने घर के बुजुर्ग से, वो कहे बेकार है यहाँ का जीवन, पोल्यूशन है, शोर है, ये है वो है, समझ रहे हो उस चीज़ को? तो वो चीज़ है, तो जो जहाँ का है वो वहीं पे बिलोंग करेगा। आपका जन्म शहर में हुआ, आपको शहर ही पसंद है, ठीक है ना, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। परसों नरसों रात में इवनिंग वाले बैच में भी एक लड़की ऐसे बोल रही थी कि सर पापा बोल रहे हैं कि हम गाँव चले जाएंगे। मैंने कहा इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। मेरे पापा बोले गांव चले जाओ, मैं तो चिल करूं एकदम बढ़िया, नाचूं मैं तो, कि कुछ काम नहीं, अब तो मस्त मौज करो। कह रहा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता ये। फिर मैं समझ गया वही सेम समस्या है। पापा गांव जा रहे होंगे, सिर्फ दो कारण हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं फील कर रहे होंगे, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि ही वॉज इंटरेस्टेड इन विलेजेस। सेम वही मेरी तरह ही। तो ये कहाँ का बंदा है, ये वहाँ से आया है ना, इधर फंस गया। तो कह रहा भाई मैं जब मरूँ मेरे को उधर दफना देना, इधर नहीं। व्हाट इज आराम बाग एंड व्हाट इज चार बाग पॉलिसी इन मुगल एरा। देखो सुन, ध्यान सुनना आप लोग। एक आप लोगों की तरह जब मैं था ना, मैं तैयारी करता था, तो मैं दिन के 12-12 घंटे पढ़ता था। मैं सुबह 11 बजे बैठता था, रात के 11 बजे उठता था। तो पूरे वीक डेज में मैं ये करता था। वीकेंड में मैं फिर सडन प्लान करता था, चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, और ऐसा प्लान जिसमें पैसे कम लगे। पैसे तो होते ही नहीं था हमारे पास, ठीक है ना। तो एक दिन प्लान हुआ कि भाई हमें सैटरडे नाइट में प्लान हुआ कि हम संडे को आगरा जाएंगे, मैं और एक मेरा दोस्त। तो हमने सुबह निज़ामुद्दीन से 50 रुपये की टिकट कटा ली आगरा की, है ना। 2 घंटे का रास्ता, खड़े खड़े चले गए आगरा। वहाँ पे ताजमहल गए। संडे का दिन था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, एक्सट्रीम भीड़। और ताजमहल तो मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो, तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, अंग्रेज भी बहुत ज़्यादा थे। तो लाइन इतनी लंबी थी कि हम देख के मैं कहा यार नंबर तो शाम तक नहीं आएगा इसमें। तो हमने एक उसको पकड़ा, एक ना टूरिस्ट था, कोई गाइड जो था ना, वो गाइड जो था उसको पकड़ा हमने। उसने कहा कि भैया मैं 400 रुपये लूँगा और आपको मैं अंदर एक्सप्लेन भी कर दूंगा और आपकी एंट्री भी करा दूंगा, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वो सब पता नहीं कहाँ गलियों से लेके गया और ताजमहल में एंट्री करा दी उसने सीधे, समझ रहे हो। उसके आसपास जो गलियाँ बनी थी उसमें से कहीं जगह उसने एंट्री करा दी, कोई रोक टोक कुछ नहीं, समझ पा रहे हो। ठीक, अब एक्सप्लेन करने की बारी है ना। एक्सप्लेन करने में वो कह रहा है क्या, अच्छा उसके एक्सप्लेन से करने से पहले भी मैं पढ़ाता था, तो उस समय मैं लूसेंट वगैरह का यूज़ करता था। तो लूसेंट में था कि 4 बाग की स्थापना जो है वो, है ना, ये लोग करते थे, ये लोग हुमायूं ये ना, बाबर हुमायूं सब करके गए थे। तो 4 बाग क्या है, आप में से कोई कभी जाएगा हुमायूं का मकबरा या कहीं जाएगा आप लोग कभी आगरा का किला, तो आप देखना कि जो मेन फोर्ट है उसके सामने ना ऐसे एक गार्डन सा बना हुआ है, जिसके बीचों बीच ना क्यारियों में पानी बह रहा है। तो ये ही है 4 बाग। और उसके ये कहते वो गायब हो गया, 400 रुपये मेरे डूब गया निकल गया वो। करा इतनी एक्सप्लेनेशन है भैया इतने पैसे में तो पूरा अंदर तक नहीं ले गया वो, तो हमारा बोलो ये चीज़ है। एक तो जीवन में पहली बार मिडिल क्लास ने गाइड बुक किया था। मैं गया था ये मथुरा, वृंदावन निधिवन, बताया था मैंने। 100 रुपये मांग रहा था गाइड, मैंने 100 रुपये नहीं दिया उसको। दूसरे गाइड के साथ खड़ा होकर मैं सुन रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे रास लीला होती है, कृष्ण जी आते हैं, सारे बंदर गायब है। तो मैं कहा ज्ञानवर्धक बातें चल रही हैं। आगे की बात करें तो काबुल में इसका मकबरा, एक्चुअली मकबरा कहाँ पे इसका, काबुल में। पहले इसको दफनाया गया यहाँ पे, फिर बाद में काबुल में, ठीक है। आगे इसने अपनी मातृभाषा तुर्की में जो है गाइस अपनी आत्मकथा, अपनी बायोग्राफी लिखी, जिसको तुजुक बाबरी कहते हैं, बाबरनामा भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ, इसका अब्दुल रहीम खान ने ट्रांसलेशन किया बाबरनामा में, ठीक है ना। दो कई सारी बातें हैं। तुर्की में इसने लिखा तुजुके, फारसी में अनुवाद किया पायंदा खां और अब्दुल रहीम खाना ने, ठीक है ना। और ट्रांसलेशन करके इस किताब का नाम क्या कर दिया, बाबर। और इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया श्रीमती वेब्रिज ने,
ठीक है, तो 3 बार ट्रांसलेशन इसका हुआ है। बाबरनामे में बाबर ने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया। उसके समय में राजा कई हुए, राणा सांगा ने भी पानी पिला दिया था, लेकिन उसने बताया कि इसको बढ़िया कृष्णदेवराय को उसने बताया। अच्छा, ये लोग जब कभी भी कोई बाग वगैरह लगाते थे, जैसे 4 बाग बोला, तो ये 4 बाग का शेप कैसा लगा आपको? स्क्वायर टाइप का होता था, कैसा होता था ये? तो ये ज्योमेट्रिकल शेप में होता था। ये जितने भी बाग वगैरह लगाते थे कैसा लगाते थे? हमेशा ज्योमेट्रिकल शेप में लगाते थे। ठीक है, बाबर को बाग लगवाने का बड़ा शौक था, ठीक है ना, और जितने भी बाग लगाते थे वो सारे ज्योमेट्रिकल गार्डन्स होते थे, वो जिसे वो नूर अफगान कहा जाता था, परंतु अब इसे आराम बाग वगैरह कहा जाता है। नेक्स्ट, बाबर के प्रधान सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब ये वही जगह है जहाँ पे वो सारा कलेश चल रहा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, बाबरी मस्जिद कब गिरा? अब तो राम मंदिर भी बन गया ना, उसका दूसरा वो भी था। संभल, तो ये तो मोदी जी ने भी कहा था कि यहाँ भी खुदा है वहाँ भी खुदा है, जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा, है ना। इस देश में यही तो चल रहा है, ठीक है ना वो चीज़ है। तो क्या नाम है, ये बाबर के प्रथम सेनापति जो थे मीर बाकी, उसने जाकर के अयोध्या जन्मभूमि पर वो जो सारा कलेश काटा, बाबरी मस्जिद बनाई। उसके बाद क्या हुआ, कई सालों तक वहाँ पे पूजा पाठ सारी चीज़ें बंद रहीं, ठीक है ना। फिर एक केस आया गया इस भारत सरकार की नज़र में, एक महिला थी, इसका नाम था शाह बानो। क्या नाम था? शाह। वो मुस्लिम थी और उसको 80 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र, उसके पति ने उसको तलाक दे दिया था। अब शाह बानो को चाहिए कंपनसेशन, क्या बोलते हैं उसको, एलिमनी चाहिए। वो केस करती है अपने पति पे, सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है एलिमनी देना पड़ेगा। पति है उसका मुस्लिम, तो सारा मुस्लिम संप्रदाय नाराज कि जब ये एलिमनी मांग रही है तो पूरा और भी औरतें मांगेगी, कौन कौन देगा एलिमनी? तो मुस्लिम संप्रदाय नाराज ना हो इसके लिए राजीव गांधी ने एक बिल पास कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। ऐसा हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे, उसके खिलाफ संसद में बिल ला करके आप उसको पलट सकते हो। तो एलिमनी का जो केस था उसको पलट दिया। अब इससे हिंदू नाराज हो गए कि भाई ये मुसलमानों का बड़ा फेवर कर रहा है, ठीक है ना। तो हिंदुओं को खुश करने के लिए उन्होंने राम जन्मभूमि को जो ताला लगा था उसको, तब जाके हिंदुओं का पता चला अच्छा ऐसा कोई चीज़ भी हमारे पास है, राम जन्मभूमि जैसी कोई चीज़, तब भूले पड़े थे। फिर आंदोलन चालू होते हैं उस जमीन को लेने के आंदोलन। तो 1991 में वो लाल कृष्ण आडवाणी ये सब रिवॉल्ट करते हैं, गोलियां चलती हैं, कार सेवक मरते हैं जो वहाँ तक जाते हैं लेकर के। उसके बाद आंदोलन चलते 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 वो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है उसको गिरा दिया जाता है ना। और हमारे देश में एक और कानून भी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, है ना, कि उसमें ये कहा गया कि 1900 शायद आई थिंक 1900 देश का 47 के बाद से, है ना, या 50 के बाद से, उसमें कहा गया कि 1947 या 50 के बाद से जैसे जो स्ट्रक्चर है वैसे रहेगा, जिस पर जो बन गया बन गया। तो वो जो 1991 में क्या हो तो इलीगल हो गया फिर तो, क्योंकि उसमें बाबरी मस्जिद बनी पड़ी है, तो अब तो बाबरी मस्जिद ही रहेगी, है ना। तो उस पर वो बाबरी मस्जिद घेर दी जाती है और उस पर केस चलता सदियों तक, तब जाकर के अभी 2 साल पहले जो है राम जन्मभूमि स्टैब्लिश होती है ना। जस्टिस रंजन गोगोई इस पर फैसला सुनाते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद उसका उस मंदिर का, राम जन्मभूमि का जो दूसरा वो है, वो इस बार था दूसरा जन्मोत्सव कह लो, दूसरा महोत्सव कह लो, प्राण प्रतिष्ठा कह लो, दूसरा सेकंड ईयर था ये, है ना। ये सारी बातें होती हैं, सुनो तो सही। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो तो ये कहता है कि जैसा है वैसा रहने दो। तो तुम संभल में भी खोद रहे हो, तुमने काशी विश्वनाथ में भी तुम्हें दिक्कत है, तुम फिर इसके बाद जब ये सब सेटल हो जाएगा तो तुम बैठे हुए हो कि मथुरा में भी, है ना, अयोध्या काशी तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, वही वाला सीन चल रहा है। तो कह रहा है ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कहा है कि आपको जानने का अधिकार है कि पहले वहाँ क्या था। इस कारण से लोग जान रहे हैं, और जानने के बाद वो चुप कहाँ रह रहे हैं, वो चक्कर भी है सब लोग। तो जानने के अधिकार, इसलिए कोर्ट ने अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी इस चीज़ पे, आप जानो भी मत अब, ठीक है ना। और ना जानोगे तो तुम फिर अब अभी तो कुछ दिन पहले अजमेर शरीफ पे ही कहा था कि उसके नीचे भी मंदिर है, अजमेर शरीफ दरगाह है ना, उसके नीचे भी कहा था। और एक 2.5 दिन का झोपड़ा हमने पढ़ा था ना, उसके नीचे वो तो है ही, वो तो मैंने भी पढ़ा था किसी, वो संस्कृत यूनिवर्सिटी थी पहले,
और उसके पिलर देखते आपको आइडिया लग जाएगा कि वो इस्लामिक स्ट्रक्चर है ही नहीं, वो है ना, वो चीज़ है। ऐसा 2 जगह पे है, ऐसा आगरे का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद। हाँ, दिल्ली का जामा मस्जिद नहीं, बट आगरे में ऐसा है कि वहाँ से ना मथुरा से लाई गई जो कृष्ण की जो ठाकुरों की जो मूर्ति है उनको जो है एस्टैब्लिश किया गया, उसको लेकर के भी चल रहा था आंदोलन। तो इस अब एक बार अगर कोर्ट खुल जाए तो फिर तो लोग तो खोद ही डालेंगे पूरा का पूरा, है ना, हर जगह खोदेंगे, वो चीज़ है। तो इसलिए रोक लगा रखी है, भी रोक रखा है उसको, ठीक है। तो मीर बाकी जो है अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण करता है। बाबर के दरबार में 2 महान निशानेबाज निशानची रहते हैं, एक का नाम है उस्ताद अली और दूसरे का नाम है बंदूक। हाँ, मतलब उस्ताद अली जो कि बंदूक चलाता था और एक मुस्तफा का जो कि तोप चलाता था, तोपची था ये। हाँ, बाबर बंदूक चलाने की कला में ईरान से सीखा, जबकि तुलगमा पद्धति जो है वो उज्बेक खां से सीखा उसने। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, इसके बाद बाबर का उसका बेटा आता है कौन, कामयाब पिता का पुत्र नाकामयाब होता है, ऐसा इतिहास गवाह है ना भाई। मान के चलो इनके पिता दिल्ली में आए, इनके पिता दिल्ली में आए, खूब मेहनत करी, उनके पास कुछ नहीं था, खूब मेहनत करी, है ना, और पैसा इकट्ठे करके घर ले लिया, ठीक है ना। तो उनके पिता ने हार्ड टाइम देखा, तो हार्ड टाइम क्रिएट टफ पीपल, टफ पीपल क्रिएट इजी टाइम, इजी टाइम बना दिया। अब ये आईफोन चला रहा भाई ये, ठीक है ना, आईफोन चलाने से इसकी आदत तो क्या हुआ, मेहनत तो इसने किया नहीं। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ भाई, ऑफेंड मत हो जाना आप, सबके लिए। अब इसका फिर हार्ड टाइम चालू होगा फिर, अब क्योंकि इजी पीपल क्रिएट हार्ड टाइम। अब इसका क्योंकि कल को आईफोन में रिचार्ज कराएगा, एक्सपेंसेस हैंडल करेगा, सारी चीज़ें, और आईफोन चलाने में वो जिंदगी के मेहनत के फलसफे को नहीं समझ पाया, जो उसके पिता ने समझा। तो क्या बोला, हार्ड टाइम क्रिएट टफ पीपल, टफ पीपल क्रिएट इजी टाइम्स, इजी टाइम क्रिएट वीक पीपल, वीक पीपल क्रिएट टफ टाइम्स, है ना, फिर टफ टाइम क्रिएट हार्ड पीपल। तो इसने नहीं चलाया, पैसा चला जाएगा, फिर इसके पुत्र आएंगे, कहेंगे पिताजी तो यार मजे ले गए, है ना, कुछ किया ही नहीं इन्होंने। अब बच्चे संघर्ष कर रहे हैं फिर अब, और वो जैसे तैसे करेंगे। तो ये जीवन का पद्धति है। इसमें अगर हम मेंटेन कर लेते हैं थोड़ा सा, हम अपने बच्चों को ग्राउंड रियलिटी सिखाते हैं कि भाई मेहनत करनी है, मेहनत ऐसे होती है, ऐसे की जाती है, डिसीजन ऐसे ले जाते हैं, तब बात बन सकती है, तब हम उस धन को बचा सकते हैं जो हम कमाएंगे, वरना तो हर जनरेशन में स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगी फिर, ठीक है, ये चीज़ है। तो कामयाब पिता था, 4 युद्ध लड़े, कोई हारा नहीं, और ये बेटा है नाकामयाब, है ना, ये सारे युद्ध हार गया। क्या बिलग्राम का युद्ध हो, क्या चौसा का युद्ध हो, क्या सरहिंद का युद्ध हो, सारे युद्ध क्या कर रहा था, ये हार रहा था, ठीक है ना। अब इसके कई सारे कारण भी थे, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो हुमायूं का जन्म जो है महाम बेगम के गर्भ से 6 मार्च को इतने में हुआ था, इसका बर्थडे आता है 6 मार्च को, ठीक है। बाबर के 4 पुत्र, ये बुलाता है भाई, बुलाता था पहले, केक काटता था, पूरी गली वालों को बुलाता था, टॉफियाँ देता था, केक देता था काट काट के, हाँ, चॉकलेट देता था। आगे बढ़े। बाबर के 4 पुत्र थे गाइस, क्या क्या, हुमायूं, कामरान, अस्करी और, अच्छा बाबर नाकामयाब रहा लेकिन ओबीडियंट था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात, बाबर हुमायूं, सॉरी हुमायूं, तो क्या ओबीडियंट था। तो इसका जो पिता था बाबर, उसने कहा था हुमायूं को कि बेटा ऐसा जब मैं मर जाऊं तो जितना एरिया हमारे पास है, जितनी प्रॉपर्टी, उसमें कुछ हिस्सा इसको दे देना, कुछ हिस्सा दूसरे वाले को, कुछ हिस्सा तीसरे वाले को, कुछ तुम रख लेना, कुछ चौथे वाले को दे देना। बाबर ने एज इट इज ऐसा किया, हालांकि सॉरी हुमायूं ने ऐसा एज इट इज किया, सॉरी, लेकिन मुगलों की ये पद्धति है नहीं। मुगलों में क्या होता है, जनरली जब राजा मर जाता है तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, ऐसा हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अगर राजा स्ट्रांग रहा है, जो पिछला राजा गया अगर वो स्ट्रांग है, फिर तो बच्चे नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर पिछला राजा थोड़ा सा ढीला था, लाइक शाहजहां ने क्या किया है, बिल्डिंगें तो बनवाई हैं, उसका लड़ाई में ज़्यादा पार्टिसिपेशन, वो उतना खूंखार नहीं है जितना अकबर है, जितना बाबर है। इसलिए शाहजहां के चारों बेटे लड़ रहे हैं, दारा शिकोह, शाह सूजा, मुराद और औरंगजेब, भयंकर लड़ाई होती है, ठीक है ना। तो आगे इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो अगर पिता स्ट्रांग है, लीडर स्ट्रांग है, तो फिर वो नहीं लड़ेंगे, है ना। तो ये बांट देता है अपना, और हुमायूं अपना शासन जो है चलाना शुरू कर देता है। अच्छा एक चीज़ और, हमने पढ़ा था ना कि भाई बाबर जो था ना, सॉरी इसका पिता कौन था, बाबर,
बाबर की सेना में ना एक व्यक्ति था गाइस जिसका नाम था शेर शाह सूरी। क्या नाम था? शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी बाबर की सेना में था, इसके पिता की सेना में था। और बाबर ने उसको जो है एरिया दे रखा था, शायद आई थिंक कुछ मे बी बिहार विहार की साइड, सासाराम की साइड, ऐसा मान के चलो आप। ठीक है, वैसे इसकी कहानी कुछ और है लेकिन ऐसे मान लो आप। नहीं नहीं, बिहार से सासाराम स्टार्टिंग में ही है, बिहार के, बिहार से तो अंदर है। ठीक है ना। लेकिन जब बाबर मर जाता है तो वो एरिया का राजा कौन बन जाएगा? शेर शाह सूरी। ऐसे ही तो होता था कि मैं राजा हूँ, मैंने इनको एक एरिया दे रखा है, भी पंजाब पे आपका शासन है, टैक्स भेजते रहना, तुम राजा रहोगे, जब लड़ाई होगी तो आ जाना। लेकिन जब राजा मर गया तो ये इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, ये नहीं बताया? हाँ, तो हाँ, जमादारी प्रथा ये समझे। हाँ, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। ऐसे ही शेर शाह सूरी क्या हो गया? अब शेर शाह सूरी के पास एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि वो मिलिट्री कमांडर भी रह चुका है किसकी सेना में। अब वो हुमायूं को लपेट देता है। ठीक है ना। तो हुमायूं को अब हुमायूं तो राजा का बेटा है, फूल कुमार, उसको लड़ाई करने का पता ही नहीं है, उतना युद्ध लड़ा नहीं है, उतना योग्य है नहीं जितना कि शेर शाह सूरी योग्य है। शेर शाह सूरी को गाइस अग्रमी अकबर कहते हैं। मतलब शेर शाह सूरी की सिर्फ बैटल पॉलिसीज स्ट्रांग नहीं थी, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बहुत स्ट्रांग थी। उसने जो रुपया चलाया, वही टर्म हम अभी भी यूज़ करते हैं, रुपया। ठीक है ना। उसने मेजरमेंट पॉलिसी चलाई, उसने ये जो बाईपास से आप निकलते हो पराठे खाने के लिए मूर्थल, और वो रास्ता NH1 आगे चला जाता है आपका पंजाब की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, वो NH1 और NH2 दोनों को मिला के ग्रैंड ट्रंक रोड बनता है। उनकी मरम्मत करवाई, वहाँ पे शेल्टर्स बनवाए राहगीरों के लिए, है ना। बहुत सारे काम उसने किए, लेकिन उसका टेन्योर बहुत कम है, उसका टेन्योर बहुत कम है। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, हुमायूं का जन्म जो है ये यहाँ से हुआ। ये क्या हो गया, बंद हो गया यार, इसकी गारंटी खत्म होती दिक्कत नहीं लग गए। गजब शट डाउन हो रहा है यार, तो चलो कोई बात नहीं। तो ये कई सारी लड़ाइयाँ लड़ता है, जैसे बिलग्राम का युद्ध हो गया, चौसा का युद्ध हो गया, सरहिंद का युद्ध हो गया। उसमें बाबर ये शेर शाह सूरी को भगा भगा के मारता है, और एक समय तो ऐसा था कि पूरे देश से ही भगा देता है। लेकिन ये बाबर को ना बड़ा ही किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून कहते हैं, इसको सौभाग्य का राजा कहते हैं। बाबर जो है ईरान भाग के जाता है 15 साल। अरे ठीक कर लेना तुम लोग, पता नहीं दिमाग कहाँ है। हुमायूं अकबर जाएंगे, ठीक है चलो ठीक है। हुमायूं जो है वो भाग के ईरान चला जाता है, और उस 15 साल में एक तरह से अच्छा ही है कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, आप लोग करेक्ट करो तो ऐसे पता चला कि अटेंटिव तो हो। ठीक है ना। तो हुमायूं ईरान चला जाता है 15 साल के लिए, और उस 15 साल में वो ईरान में जाके राजा बन जाता है, पता नहीं कैसे वो स्टैब्लिशमेंट अपनी कर लेता है। ठीक है ना। इनके अंदर एक खास बात है, ठीक है, ये ना मुझे लगता है ऐसा कि कुछ इनके अंदर है ऐसा टैलेंट लीडरशिप का, कि ये कितने भाग के जाते हैं कहीं और वहाँ भी राजा बनते हैं। तो ईरान में राजा बन के रहता है काफ़ी साल तक, 15 साल तक। फिर जब ये देखता ना इधर शेर शाह सूरी मर गया है ना, तो वापस से अटैक करता है पंजाब पे, वापस से अपना कैप्चर करता है। ठीक है ना। और सारी चीज़ों को एक्वायर करता है। ठीक है ना। और अगले साल फिर इसकी डेथ हो जाती है, लेकिन 1555 में आता है, 1556 में वापस से मर जाता है। ठीक है ना, सब बराबर लोग। और उसके बाद जैसे ही मरता है कौन, हुमायूं, तो हुमायूं के मरने के बाद गाइज हुमायूं के मरने के बाद क्या होता पता है आपको? जब राजा बन गया, मर गया, तो सीट खाली हो गई, तो सामने वाले तो फिर अटैक करेंगे ना, कोई राजा नहीं है। इसलिए एक दिन के लिए एक राजा अटैक कर देता है उसके ऊपर, उसका नाम है हेमू। हेमू रोहतक का राजा था। ठीक है ना, रोहतक का एक राजा था, इसका नाम था हेमू हेमचंद्र, आखिरी विक्रमादित्य। 14 थे ना टोटल, इतिहास में टोटल कितने विक्रमादित्य थे? 14। उसमें से आखिरी विक्रमादित्य है ये हेमू, और दिल्ली का आखिरी हिंदू राजा। एक दिन का ही सही, क्योंकि एक दिन बाद वो वापस से एक्वायर कर लेता। मतलब ये हुमायूं मरा, उसके बाद हेमू आता है, आगरे दिल्ली पे एक्वायर कर लेता है,
जैसे ही पता चलता है वो फटाफट अकबर का कोरोनेशन करते हैं, उसका राज्याभिषेक करते हैं, और उसका जो संरक्षक है बैरम खां वो हेमू को भगाता है फिर वहाँ से। ठीक है ना, ये सारी कहानी चलती है। तो ये जितनी बातें आपने पढ़ी हैं वो सारी बातें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हुमायूं का शब्द देखो, भाग्यवान होता है ना, किस्मत वाला बच्चा, पढ़ा ही जब से, पता नहीं क्यों मरा क्यों नहीं है। ठीक है ना। हुमायूं के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हुमायूं नामा से मिलती है। इसकी रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं शासक बनने से पहले सूबेदार था अफगान का। हुमायूं का राज्याभिषेक कब होता? 1530 में। हुमायूं एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों का साम्राज्य का विभाजन किया। इसके बाद कोई भी ऐसा नहीं जिसने भाइयों को प्यार से दे दियो, लड़ो तब धूम मिलेगा। ठीक है ना। इसने पिता की इच्छा के अनुसार ये सारे काम कर दिए, बांट दिए। अब बैटल्स ऑफ हुमायूं क्या है? पहला आपका देवरा का युद्ध, किसके बीच में हुआ ये हुमायूं की प्रारंभिक संघर्षों में से एक था ये। दूसरा आपका बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, ये बिहार के शेरशाह सूरी और किसके बीच में हुआ? हुमायूं के बीच में हुआ। और उसमें कौन जीत गया? शेरशाह सूरी जीत गया। तीसरा था बैटल ऑफ कन्नौज। इसमें कन्नौज में शेरशाह सूरी इसको मारता और मार मार के भगा देता है। हुमायूं का टाइम पीरियड कितना है? 1530 से 1500, फिर 1555 से, तो 15 साल गायब है, ये भाग गया। ये वही 40वां युद्ध है। इसके बाद वो हुमायूं क्या हो जाता है? भाग जाता है यहाँ से। और भाग जाने के बाद जो है वो, ठीक है ना, 15 साल गायब रहता है। फिर आपका 1555 में आप वापस आता है और बैटल ऑफ सरहिंद का युद्ध करता है। पंजाब के एक राजा थे जो कि किसके भाई थे? इसी शेरशाह सूरी के, सूर्यवंश का ही राजा था एक। लेकिन वो शेरशाह सूरी नहीं था, वो तो मर चुका है। ठीक है ना। तो उसके खिलाफ जो है युद्ध लड़ता है और दिल्ली और आगरे पे अपना दोबारा से कंट्रोल कर लेता है। इसका बाद हुमायूं का निष्कासित जीवन, वो जो 15 साल गायब रहा उसमें उसने क्या किया? तो उसमें उसने शादी की, है ना। और शादी करने के बाद उसके एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? अकबर रखा, है ना। और वो भारत में ही हुआ ये सारा का सारा। तो वर्षों के निर्वासन के बाद हुमायूं ने शेरशाह के उत्तराधिकारी के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसमें उसने दिल्ली और आगरा पे पुनर्नियंत्रण किया। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह द्वारा हुमायूं को पराजित करने के बाद आगरा दिल्ली पर शेरशाह का अधिकार हो गया था। ठीक है ना। और ये कहाँ चला गया था? ईरान चला गया था। ठीक है ना। अब आगे देखो, अपने निर्वासित जीवन के दौरान हुमायूं ने मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी की, है ना। और उसके बाद उनका एक बेटा होता है जिसका नाम वो लोग क्या रखते हैं? अकबर रखते हैं। ठीक है ना। 22 जून 1555 को हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच, ये पंजाब का राजा है, सूर से पता चला ना, शेरशाह सूरी, तो सूर शासक ये भी है, शेरशाह सूरी का रिश्तेदार है ये। ठीक है। इनकी लड़ाई होती है, पंजाब का राजा ये, और हुमायूं जीत जाता है और वापस से कैप्चर कर लेता है। लेकिन इसका रिचार्ज ज़्यादा दिन चलता ही नहीं, अगले साल खत्म। 1556 में पूरी तरीके से मर जाता, मतलब मर ही जाता है, खत्म हो जाता है ना। उसके बाद फिर नया राजा स्टैब्लिश हो जाता है। नया राजा कौन? दीन पनाह की सीढ़ियों से 1 जनवरी 1556 को भाई, दीन पनाह, है ना, लाइब्रेरी है। हाँ, लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहा था न्यू ईयर वाले दिन। कौन जाने क्या कर रहा था, कि कहीं पार्टी तो नहीं कर रहा था, है ना। वो रेड वाली कौन सी ड्रिंक आती है यार? स्टिंग में क्या पता क्या मिला के ले रहा हो। सीढ़ियों से फिसल गया, काम खत्म। ठीक है ना। तो गिर गया, उसका लास्ट सीन जब से आ रहा है 1 जनवरी 1500, कल भी चेक किया था मैंने। मुगलों में ऐसे नहीं बनता, मुगलों में कल्चर ही नहीं है। मुगलों में कोई भी, चंगेज खां के खानदान में कोई नहीं बनी नहीं। वो रजिया अभी बाय डिफॉल्ट बन गई तो कहाँ चली वो चीज़ है। लेकिन इसके बाद कोई नहीं, मुसलमानों में ये कल्चर नहीं है और मुगलों में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। आगे, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ये गई है ना भाई, और जिसका निर्माण उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया। और ये ईरानी संस्कृति से बना हुआ है, जिसके जो इंजीनियर थे उनका नाम था मिर्जा गयास बेग। ठीक है। इसको मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं। वो जो हुमायूं का मकबरा है उसमें सिर्फ हुमायूं की कब्र नहीं है, उसमें कम से कम 100 कब्रें हैं, बाहर बनी हुई है, अंदर बनी हुई है। कोई किसी का फूफा लगेगा, चाचा जी को भी यहीं दफना दो, है ना, उनका लड़का लगे उसको साइड में जगह दे दो। तो उसमें 100 कब्रें हैं उसमें, तो पूरे मुगल खानदान की कब्रें उसके अंदर हैं। ठीक है ना चीज़ें। हुमायूं की मृत्यु पर इतिहासकार लेनपुल क्या कहते हैं? लेनपुल वो कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, कभी ये बटल कभी वो बटल, और आखिर में उसकी डेथ भी कैसे हो गई? गिर के ही तो हुई ना, जीने से। तो ये सारे काम हुए इसके साथ। उसके बाद क्या कह रहा है आपका? अच्छा, ये बहुत ही वो था, मतलब कि कहता नहीं है ज्योतिष टाइप का था क्या,
कह रहा है मैं रविवार को पीला पहनूंगा, शनिवार को काला पहनूंगा, सोमवार को सफ़ेद पहनूंगा। अलग अलग दिन पे अलग अलग ज्योतिषियों के हिसाब से कपड़े पहनता था। ठीक है, ये सारी बातें होती हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट शेरशाह सूरी को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।